15 अप्रैल 2026 एक लड़की एनडीटीवी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बताती है, भगवान का शुक्र है मैं बच गई। उसने बताया कि वो 6 साल से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में काम कर रही थी। हाल ही में उसका ट्रांसफर टीसीएस के नासिक ब्रांच में कर दिया गया। जब वो वहां पहुंची तो उसे मेन बिल्डिंग में बैठाने के बजाय एक अलग छत पर अकेले काम करने के लिए मजबूर किया गया। वो ये भी बताती है कि जब भी वो वॉशरूम के लिए नीचे आती तो उसका मोबाइल, उसका बैग, सब कुछ उससे ले लिया जाता। उसने यह भी बताया, हमने देखा है कि कंपनी में काम करने वाले कई यंग एम्प्लॉयज का शोषण किया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से कुछ इसी तरह की कहानी सोशल मीडिया पर तैर रही। करीब 8 लड़कियों का आरोप है कि नासिक टीसीएस में धर्म परिवर्तन का पूरा रैकेट चल रहा था, जहां हिंदू लड़कियों को टारगेट तरीके से नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने और धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत से दावे, कई तरह की नफरती बयानबाजी भी चल रही। एक नए तरह के जिहाद की थ्योरी लोगों को खूब समझाई जा रही, कॉर्पोरेट जिहाद। टीसीएस का ये पूरा मामला क्या है, निदा खान कौन है, लव जिहाद का सच क्या है और इस्लाम में लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस टाटा ग्रुप के अंडर आने वाली ये इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है। साल 1968 में इसकी शुरुआत करी गई और आज करीब 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय पूरी दुनिया में इसके लिए काम करते हैं। ये कंपनी कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मुंबई में टीसीएस का हेडक्वार्टर है, मतलब टीसीएस एक रेपुटेड कंपनी है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस की एक ब्रांच होती है, जहां से एक खबर बाहर आती है, साल 2022 से टीसीएस में धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा है, यानी पिछले 4 साल से। अब यहां से आप गौर करें, फरवरी 2026, आज से 2 महीने पहले नासिक पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट डाली जाती है, जिसमें बताया जाता है टीसीएस ऑफिस में एक यंग हिंदू वुमेन एम्प्लॉई रमजान के रोजे रख रही है। यह कंप्लेंट ना कोई विक्टिम तरफ से डाली गई और ना ही कंपनी किसी एम्प्लॉय की तरफ से, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरफ से यह कंप्लेंट आती है। पुलिस इस केस की इंक्वायरी शुरू करती है। लड़की के फैमिली मेंबर से पूछताछ करी जाती है, जिसमें वो बताते हैं उन्होंने लड़की के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ चेंजेस देखे और उन्होंने उसे वहां से हटा लिया, यानी टीसीएस में जॉब करने से मना कर दिया। पुलिस को लगा होगा कि भाई कुछ तो सस्पिशियस है। उन्होंने एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। 4 लोगों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर टीसीएस में भेजा गया। लगातार 2 हफ्ते तक उन्होंने ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज के आपसी व्यवहार को मॉनिटर किया। वो कैसे रहते हैं, किस तरह की बात करते हैं, आपसी तालमेल कैसा है। 2 हफ्ते तक मॉनिटर करने के बाद उन्होंने बताया कि कुछ टीम लीडर की तरफ से मिसबिहेव के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, दबाव डालना और सबसे इंपॉर्टेंट कलीग के रिलीजियस बिलीफ को इन्फ्लुएंस करने के कई अटेम्प्ट सामने आए। अच्छा, बीपीओ के बारे में आप ये भी जान ले कि ये बहुत कॉमन भी है। मैक्सिमम ऑफिसेज में जो टीम लीडर होते हैं उनका बिहेव बहुत अच्छा नहीं होता है। ज्यादातर जगह टारगेट सेट होते हैं और उसी टारगेट के हिसाब से आउटपुट की डिमांड करी जाती है, प्रेशर बनाया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम टीम लीडर की तरफ से ही होता है। अच्छा, यहां पर सिर्फ टीम लीडर को ही ब्लेम कर देना यह भी सही नहीं है, क्योंकि उन पर भी दबाव होता है, वो भी क्या करें। हालांकि कुछ केस में टीम लीडर बॉस की चापलूसी करने, अपने को अच्छा बनाने के चक्कर में एम्प्लॉइज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, जबकि उतना वर्कलोड होता नहीं है। जो लोग बीपीओ में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, उनमें से एक मैं भी हूं। खैर, टीसीएस केस में 2 चीज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ये दोनों इस केस की गर्माहट बढ़ा देते हैं। इंक्वायरी पूरी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन एक्शन लेने के लिए चाहिए कंप्लेंट। बगैर कंप्लेंट के तो कुछ होगा नहीं। अब एक हिंदू फीमेल एम्प्लॉई अपने ही कलीग दानिश शेख पर पहली एफआईआर दर्ज करती है। वो दानिश पर आरोप लगाती है कि दानिश ने शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, जबकि वो पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। इस बेसिस पर रेप का मामला दर्ज हुआ। साथ ही रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने, धर्म बदलने के लिए इन्फ्लुएंस करने जैसे कई मामले भी ऐड किए गए। इस पहली एफआईआर के तुरंत बाद कई और फीमेल एम्प्लॉय सामने आती हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होती है और उनकी इनकम भी 18,000 से 25,000 के बीच ही होती है। एक के बाद एक टोटल 9 एफआईआर दर्ज करी जाती है, जिसमें 7 एफआईआर में सिमिलर एलिगेशन होते हैं। अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल रिमार्क्स, काम को लेकर प्रेशर, रिलीजियस इन्फ्लुएंस और धर्म परिवर्तन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ व्हाट्सएप चैट और डिजिटल एविडेंस रिकवर्ड होते हैं, जिसमें यह भी क्लेम किया जाता है कि किसी मलेशियन प्रीचर से वीडियो कॉल के जरिए कुछ एम्प्लॉय की बात भी करवाई गई थी। ये एफआईआर जैसे हुई, पुलिस रैपिड एक्शन में आती है और करीब 7 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। आसिफ अंसारी, दानिश शेख, सफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और अश्विन चैनानी। इसके अलावा एक और नाम आता है निदा खान, और यह भी बताया जाता है कि निदा खान जो टीसीएस नासिक में एचआर मैनेजर थी। उन लड़कियों ने निदा खान से उनके साथ हो रहे मिसबिहेव और रिलीजियस इन्फ्लुएंस की मल्टीपल शिकायत करी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसे दबा दिया या उसे बढ़ावा दिया। निदा खान को एचआर मैनेजर बताकर उसे इस पूरे केस का मास्टरमाइंड साबित कर दिया गया। अब हमारी मीडिया का तो आपको पता ही है कितनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और कितनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं। इनकी फेक न्यूज की कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं, बल्कि एक विशाल समंदर है। ये सब के सब निदा खान के पीछे लग गई। HR official निदा खान who is still absconding कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस HR मैनेजर निदा खान ने ही दिया।
Nida Khan, the head HR of TCS, who's believed to be the alleged mastermind. अभी तक एक्चुअल ट्रुथ क्या है वो सामने नहीं आया, सिर्फ आरोप ही चलते रहे। हालांकि ये सब इतना डरावना था कि कोई भी सहम जाए। टीसीएस ने भी तुरंत एक्शन लिया। सीईओ के कृति वासन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स हैरेसमेंट एंड कोरेशन, और एक्यूज्ड एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही सीईओ आरती सुब्रमण्यन के अंडर एक इंटरनल प्रोब शुरू करी जाती है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, सेक्सुअल हैरेसमेंट बेहद अफसोसनाक और दर्दनाक है। उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि फैक्ट का पता लगाने और इसके जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए इंटरनल जांच चल रही है। ये टीसीएस का ऑफिशियल स्टैंड और स्टेटमेंट होता है। चलिए आपको वो सच बताते हैं जो आपको बताया नहीं गया। अभी आपको निदा खान के बारे में बताया, कैसे निदा खान को एचआर मैनेजर बनाकर पूरा मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया। अंजना ओम कश्यप ये क्या कर रही हैं, जरा आप इन्हें सुन लें। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूरी है कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान, ये मुस्लिम लड़की एचआर मैनेजर है, लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। ये सब अंजना के शब्द हैं। ये कौन सा नशा करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जर्नलिज्म बिल्कुल नहीं करती, ये तो क्लियर है। सोशल मीडिया पर जो चला बस उसे ही उठाकर पढ़ दिया, सही है या गलत इसे चेक करने की क्या ही जरूरत है भाई। मीडिया ने निदा खान को एचआर मैनेजर बोला, जबकि टीसीएस सीईओ के कृति वासन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके बताया कि निदा खान कोई एचआर मैनेजर नहीं है और ना ही रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक प्रोसेस एसोसिएट है। अब इस प्रोसेस एसोसिएट का रोल क्या है ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट एचआर मैनेजर नहीं है ये क्लियर बताया है। लेकिन नाम निदा खान है तो मास्टरमाइंड बता दो, कौन सा कोई सवाल करने वाला है। अब तक सैकड़ों लोगों को ये मास्टरमाइंड बना चुके हैं। हालांकि निदा खान ने कुछ किया है या नहीं ये जांच के बाद पता चलेगा। अभी से उन्हें दोषी साबित कर देना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। पुलिस निदा खान को ट्रैक करते हुए जब उनके घर पर पहुंचती है तो फैमिली से पता चलता है कि निदा मुंबई में है और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, यानी निदा खान प्रेग्नेंट है। यह कहानी है टीसीएस की, जो एक पार्टी वर्कर के कंप्लेंट से शुरू हुई और यहां तक पहुंची। अब इसमें सच कितना है, कितना मिर्च मसाला है, ये जल्दी ही सामने आएगा, कुछ छिपेगा नहीं। बट इसके आड़ में एक और नैरेटिव तेजी से स्प्रेड किया जा रहा है और उस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। लव जिहाद ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये कैसे होता है और ये है भी या नहीं, आइए इसे भी समझते हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पर लव जिहाद ट्रेंड करते हुए देखते हैं, न्यूज चैनल पर चिल्लाया जाता है, इलेक्शन में स्टेज से इस वर्ड का खूब इस्तेमाल होता है। एक तरह से लोगों को डराया जाता है कि आपकी बहन बेटियां सेफ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि इंडिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने खुद कहा है कि इस लव जिहाद की कोई हकीकत नहीं है, तो आप क्या कहोगे? जाहिर सी बात है शौक लगेगा, यार इतना बड़ा हुआ और कोई सच्चाई नहीं, ऐसा कैसे? तो देखिए लव जिहाद का भूत खड़ा कैसे किया गया। जब भी कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से लव मैरिज कर ले और अपना रिलीजन बदल ले तो उसे लव जिहाद की कैटेगरी में डाला जाता है। इस पूरे टर्म का सिर्फ एक चेहरा है, धर्म परिवर्तन। इस शब्द का सीधा सा मतलब है कोई इंसान किसी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चला जाए। अब चूंकि इंडिया का एनवायरमेंट ऐसा बन चुका है जहां अगर आपको धर्म परिवर्तन जैसा वर्ड सुनाई दे तो इसका मैक्सिमम चांस है कि इस्लाम कबूल किया गया या करवाया गया। बाकी अगर कोई इस्लाम या किसी दूसरे धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेता है तो लिटरली वो धर्म परिवर्तन ही हुआ, लेकिन उसे धर्म परिवर्तन ना कहकर घर वापसी कहा जाता है। और हैरत की बात यह है कि धर्म परिवर्तन को एज अ क्राइम ट्रीट किया जाता है, जबकि घर वापसी को एज अ प्राइड देखा जाता है। हालांकि मैं पहले क्लियर कर दूं, फोर्सफुली कन्वर्जन फिर वो किसी का भी हो, किसी भी धर्म में हो, वो क्राइम ही है, लेकिन फोर्सफुली। बात इस्लाम की चल रही है तो कुरान बिल्कुल साफ कहता है, चैप्टर 2 वर्स 256, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये इस्लाम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको कोई मुस्लिम स्कॉलर, कोई इस्लामिक अथॉरिटी ओवरराइड नहीं कर सकती, यानी किसी को भी किसी तरह से जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा करता है तो वो खुद इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा। अब लव जिहाद वाले टर्म में फोर्सफुली या खुद की मर्जी से ये मैटर नहीं करता, बस लड़की ने धर्म बदल लिया, वो लव जिहाद हो गया। इसकी एक लंबी हिस्ट्री भी है। 1920s में पहली बार इस तरह के मामले खूब सामने आ रहे थे। लोग आपस में बात कर रहे थे कि हिंदू औरतें मुस्लिमों के साथ खूब शादियां कर रही हैं। कुछ इंसिडेंट भी सामने आए जिसमें कुछ अफवाह थी और कुछ हकीकत भी थी। 1927 में मुजफ्फरनगर की गलियों में एक अफवाह फैलती है कि एक हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा और एक मुस्लिम से उसकी शादी करवाई जा रही। यह अफवाह जैसे ही फैली एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और उसके घर की तरफ निकल पड़ी, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की हमेशा से मुस्लिम ही थी। 1927 में प्रतापगढ़ की एक हिंदू विधवा ने एक मुस्लिम से शादी कर ली। 1924 में बनारस की एससी महिला ने मुस्लिम से शादी करी। फिर फेब 1926 को एक जाट महिला अपना धर्म बदलती है और मुस्लिम से शादी कर लेती है। जैसे कई इंसिडेंट सामने आए, लेकिन लव जिहाद जैसा कोई टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। ये तो बाद में आया। ये वर्ड आया साल 2007 या 2005 के आसपास। केरला और कर्नाटक रीजन में रामसेना नाम का एक ग्रुप था
जिसके एक लीडर थे प्रमोद मुतालिक। जो लव जिहाद जैसा वर्ड वायरस की तरह फैला हुआ है उसे प्रमोद मुतालिक ने ही गढ़ा है। ये तो लव जिहाद की कहानियां हो गई, लेकिन अब इसकी हकीकत आपको बताते हैं। साल 2009 सिल्जा नाम की एक लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। सिल्जा के पिता सेल्वराज आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी सिल्जा को एक मुस्लिम लड़के ने किडनैप किया और उसे केरल के मदरसे में इस्लाम की तालीम दी और धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली। सिल्जा कोर्ट में आती है और उसने खुद बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन फिर भी जांच के लिए एक SIT बनाई गई और सिल्जा को जांच कंप्लीट होने तक उसके पेरेंट्स के साथ रहने के लिए कह दिया गया। SIT की रिपोर्ट में बताया गया उसने कर्नाटका में लव जिहाद का पता लगाने के लिए 24 CID टीम भेजी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। यह भी बताया कि सिल्जा के शादी और धर्म परिवर्तन में भी कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था। अब आप असली कहानी देखो। 31 दिसंबर 2009 SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें कुछ बहुत बड़े खुलासे होते हैं। CID ने साल 2005 से लेकर 2009 के बीच लापता लड़कियों के 21,890 मामलों की जांच करी, जिसमें सिर्फ 229 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने इंटर रिलीजन शादियां करी और इस 229 में सिर्फ 63 में ही धर्म परिवर्तन हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि सबने सिर्फ मुस्लिम से ही शादी करी। 229 में 149 हिंदू लड़कियां और 11 क्रिश्चियन लड़कियों ने मुस्लिम से शादी करी, 38 मुस्लिम और 20 क्रिश्चियन लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करी, 10 हिंदू लड़कियों ने क्रिश्चियन लड़कों से शादी करी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, DGP ने अपनी SIT रिपोर्ट में कहा कि लड़कियों का मुसलमानों से शादी करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड कोशिश या कोई मूवमेंट नहीं था जिससे उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाए। ये तो क्लियर हुई, लेकिन अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट की, क्योंकि शोर से अलग सच अक्सर कुछ और होता है। जैसा भी कर्नाटका का आपको बताया, वैसे ही केरला में एक लड़की मुस्लिम लड़के शफीन से शादी करके हादिया बन जाती है। यहां भी मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने NIA को जांच पर लगाया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर लव जिहाद जैसा कुछ है या फिर नहीं। NIA ने जांच शुरू करी। उस टाइम पहले 89 केस ऐसे थे जहां इंटर रिलीजन शादियां हुई थी। NIA ने उन 89 केस में 11 केस की एक अलग लिस्ट बनाई और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन शादियों में जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं मिला। एक NIA ऑफिसर ने तो यहां तक कहा NIA को इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में कोई रिपोर्ट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक NIA की बात है, यह मामला यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि किसी भी मामले में किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया हो। खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कोई शिकायत या क्लियर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मिनिस्ट्री के पास मौजूद आंकड़ों में से कोई भी आंकड़ा इस प्रोपेगेंडा को वैलिडेट नहीं करता कि लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए कहीं से भी लुभाया जा रहा। इसी तरह हरियाणा के अंदर 2021 में एक RTI से पता चला कि पिछले 3 साल में 4 लव जिहाद के केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 2 मामलों में आरोप झूठे थे, FIR रद्द हो गई, एक मामले में आरोपी बरी हो गया और एक मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है। ये कुछ फैक्ट है जहां SIT, NIA, सुप्रीम कोर्ट और RTI से मिले डाटा के मुताबिक लव जिहाद वाली कॉन्स्पिरेसी सिर्फ कहानियां है, इसका कोई बेस नहीं है और ना ही इसके कोई सबूत हैं। 4 फेब 2020 को सेंट्रल मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी द्वारा लव जिहाद का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और मौजूद कानून में इस टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया है। यह वो फैक्ट है जो लव जिहाद वाली कॉन्स्पिरेसी को सीरियस है नकार देता है। अब TCS में भी लव जिहाद जैसा एंगल बनाकर मीडिया में प्रसारित तो खूब किया जा रहा, वो कितना सही है और कितना गलत ये तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। अब जहां तक बात इस्लाम की है, तो आपको पहले ही बताया था, कुरान चैप्टर 2 वर्स 256 में साफ साफ लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जहां तक बात TCS या किसी और भी केस का हो, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट, अनवांटेड फिजिकल रिलेशन हो, फिर वो कोई भी करे, ये प्योरली गलत है। जब हम लव जिहाद बोलते हैं तो दरअसल विक्टिम की असली आवाज को दबाकर एक पॉलिटिकल ग्राउंड सेट करने लगते हैं, एक पूरी कौम को टारगेट करते हैं, उन्हें गुनहगार समझते हैं, पूरे इस्लाम को टारगेट करते हैं, जबकि इस्लाम खुद कहता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अब इस पूरे मामले में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें, सिर्फ 59 रुपीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।